सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसे बचपन से हमने सिर्फ एक मिथक या फैंटेसी माना हो और अचानक पता चले कि वो 100% सच है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे समुद्र की अथाह और नीली गहराइयों में चलने वाले हैं। बात हो रही है उस नगरी की जिसने आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व दोनों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में डाइव करते हैं। तो सीधे चलते हैं साल 1983 में। गुजरात का ओखा तट, अरब सागर की लहरें बड़ी बेचैनी से किनारे से टकरा रही थी। तभी भारतीय पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम अपने डाइविंग गियर के साथ पानी में उतरती है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली कई सदियों तक उनका ये दिन याद रखा जाएगा। जैसे जैसे वो उस नीली गहराई में गए, रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो नेचुरल तो बिल्कुल नहीं था। वहां कुछ ऐसी चीज छिपी थी जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। डॉक्टर एसआर राव और उनकी टीम पानी के अंदर वो नज़ारा देखकर बिल्कुल दंग रह गई थी। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में समुद्र के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दफन हो सकता है? उनके सामने पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें और जटिल कारीगरी वाले ढांचे थे। ये कोई प्राकृतिक पहाड़ी नहीं थी दोस्तों, ये साफ तौर पर पानी के अंदर बसा एक शहर था। एक ऐसी खोज जिसने सदियों से चले आ रहे पारंपरिक इतिहास को एक ही झटके में पलट कर रख दिया। पहला भाग, एक पौराणिक स्वर्णिम युग। चलिए पहले इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि आखिर इस अद्भुत द्वारका का निर्माण हुआ कैसे था। जब श्री कृष्ण को अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश थी, तो उन्होंने समुद्र के देवता वरुण देव से प्रार्थना की। और वरुण देव ने उन्हें क्या दिया? 12 योजन जमीन। अब इसका आज के हिसाब से मतलब समझें तो लगभग 153.6 किलोमीटर का एक विशाल भूभाग, वो भी बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच। बस यहीं से इस महाकाव्य जैसी भव्य नगरी की नींव पड़ी। और द्वारका कोई आम शहर नहीं था, ये एक एब्सोल्यूट यूटोपिया था। ग्रंथों के अनुसार इसका निर्माण खुद देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने किया था। जरा इमेजिन कीजिए, 9 लाख से ज्यादा महल, वो भी सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए। हवा में हमेशा ताजे फूलों की महक रहती थी। शहर की सड़कें सीधे बिजी बंदरगाहों यानी पोर्ट्स तक जाती थी, जो मैरीटाइम ट्रेड के लिए एकदम परफेक्ट थे। वहां का इरिगेशन सिस्टम, पीने के पानी के तालाब, सब कुछ इतना एडवांस था कि आज की स्मार्ट सिटीज भी शायद पीछे छूट जाएं। और रुक्मणी और सत्यभामा जैसी रानियों के लिए तो वहां अलग से बेहद शानदार महल बनाए गए थे। दूसरा भाग, श्राप और पतन। अब जहां इतना शानदार निर्माण होता है, अक्सर वहां विनाश भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस पतन की शुरुआत होती है एक चेन रिएक्शन से। महाभारत युद्ध के बाद अपने बेटों को खोने के गहरे दुख में डूबी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनका वंश भी खत्म हो जाएगा। फिर पिंडारक में यदुवंशी युवाओं ने महान ऋषियों के साथ एक मजाक किया और नतीजा एक और श्राप, जिसने जन्म दिया उस लोहे के मूसल को जो आगे चलकर काल बनने वाला था। वक्त के साथ यदुवंशियों में आपसी टकराव बढ़ा और प्रभास क्षेत्र में उन्होंने आपस में ही भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। और आखिर में वो वक्त आ गया जब श्रीकृष्ण को धरती से प्रस्थान करना था। ये वो आखिरी सबसे दिल दहलाने वाला पल था। एक जंगल में आराम करते वक्त जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से श्रीकृष्ण को हिरन समझकर तीर मार दिया। और आपको पता है वो तीर किस चीज का बना था? हाँ, उसी श्रापित लोहे के मूसल के एक टुकड़े से। जैसे ही श्रीकृष्ण ने लोक त्यागा, एक पूरे युग का अंत हो गया। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, उनके जाते ही समुद्र मानो गुस्से में उफन पड़ा और उसने अपनी दी हुई जमीन तुरंत वापस छीन ली। वो पूरी की पूरी स्वर्णिम नगरी एक ही झटके में पानी में समा गई। तीसरा भाग, पुरातात्विक खोज। तो ये तो थी कथा, लेकिन अब आते हैं मॉडर्न टाइम में। इन गहराइयों में आखिर क्या सच छिपा था, आइए उसकी तलाश करते हैं। अब ये सब कुछ अचानक एक दिन में नहीं मिल गया था दोस्तों। इसकी शुरुआत हुई बहुत ही छोटे छोटे सुरागों से। 1930 के दशक में लोकल मछुआरों और ऊपर से उड़ते पायलट्स ने समुद्र के अंदर अजीब सी सीधी लकीरें देखने की बात कही। फिर 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बेट द्वारका के पास कुछ प्राचीन बर्तन मिले। 1970 का दशक आते आते एक 6वीं शताब्दी का ताम्रपत्र कॉपर प्लेट हाथ लगा, जिसमें साफ तौर पर श्रीकृष्ण के निवास का जिक्र था। इन्हीं छोटे क्लूज ने 1983 से 1992 के बीच डॉक्टर एसआर राव के उन मैसिव अंडर वाटर मिशंस का रास्ता साफ किया, जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया।
और यहाँ डॉक्टर राव के जज्बे को मानना पड़ेगा। उनका कहना था कि मैं इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मानता हूँ। अगर रोम और एथेंस की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। उन्होंने भयंकर क्रिटिसिज्म और फंड्स की भारी कमी झेली। एक वक्त तो ऐसा भी था जब उन्होंने अपनी खुद की सैलरी से डाइविंग टीम को खाना खिलाया। सिर्फ 800 रुपए से शुरू हुआ ये मिशन उनके इस अटूट विश्वास पर टिका था कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। और उनकी वो मेहनत, वो जुनून आखिरकार रंग लाया। समुद्र की तलहटी से ऐसी ठोस सबूत बाहर आए जिन्हें झुठलाया ही नहीं जा सकता था। गोताखोरों को पानी के नीचे एक 560 मीटर लंबी दीवार मिली। सोच कर देखिए, 560 मीटर्स, 30 से ज्यादा बड़े पत्थर के खंभे मिले और सबसे इम्पोर्टेंट 3 छेद वाले अनोखे पत्थर के एंकर। ये एंकर इस बात का खुला सबूत थे कि ये एक बेहद एडवांस्ड और बिजी पोर्ट सिटी था, कोई आम चट्टान नहीं। वहां से मोहरे, पीतल का सामान और बहुत से प्राचीन बर्तन भी बरामद हुए। चौथा भाग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब यहाँ तक आते आते ये तो साफ था कि शहर था, लेकिन साइंस आखिर इसके डूबने का क्या कारण बताता है। अब बात सिर्फ इंसानी आंखों पर नहीं टिकी थी। हाईटेक मॉडर्न साइंस की एंट्री हो चुकी थी। 2001 से 2007 के बीच ASI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और नेवी के डाइवर्स ने मिलकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। उन्होंने एडवांस्ड सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर्स का यूज करके 4000 स्क्वायर मीटर के अंडरवाटर एरिया को स्कैन किया। उन्होंने पानी में डूबी उन नीवों और वहां के कॉम्प्लिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स के एकदम शानदार डिजिटल मैप्स बनाए। इसने इस नगरी के एडवांस्ड होने पर एक और पक्की मोहर लगा दी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट्स आईं। दुनिया भर की लैब्स में जब इन आर्टिफैक्ट्स को टेस्ट किया गया तो बहुत सी चीजें 5000 साल पुरानी निकली, जो महाभारत के टाइमलाइन से बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही थी। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा वहां ऐसा निकला जो लगभग 9000 साल पुराना था। ये एक माइंड ब्लोइंग सच था, क्योंकि इसका मतलब है कि ये समय हड़प्पा सभ्यता से भी बहुत पहले का था। तो आखिर हुआ क्या था? एकदम से पूरा शहर कैसे डूब गया? यहाँ आती है सी लेवल राइज थ्योरी। प्रोफेसर रेंज जैसे जियोलॉजिस्ट्स की स्टडीज ने दिखाया कि लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास पूरे दुनिया में और खासतौर पर अरब सागर में पानी का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था। लगभग 25 मीटर की वृद्धि। इमेजिन कीजिए, 25 मीटर ऊंची पानी की एक दीवार। ये किसी भयानक प्राकृतिक आपदा या मैसिव सुनामी का नतीजा था जिसने पूरे की पूरी कोस्ट लाइन को एक ही झटके में निगल लिया। और नोटिस कीजिए, ये टाइम फ्रेम बिल्कुल वही है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे जबरदस्त पॉइंट है। एक तरफ पौराणिक कारण कहता है कि श्री कृष्ण के जाते ही समुद्र ने नगरी को वापस ले लिया, और दूसरी तरफ साइंटिफिकली भी यही प्रूव होता है कि उसी एग्जैक्ट टाइम पीरियड में ग्लोबल सी लेवल में अचानक बढ़ोतरी हुई और वो पूरा कोस्टल एरिया पानी में डूब गया। देखा आपने, धार्मिक ग्रंथ और आधुनिक जियोलॉजी दोनों अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लेंस से बिल्कुल एक ही घटना को बयां कर रहे हैं। 5वां भाग, एक आधुनिक विरासत। चलिए अब देखते हैं कि कैसे आस्था और विज्ञान आपस में हाथ मिलाते हैं। ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है, ये हमारे प्रेजेंट से भी उतनी ही मजबूती से जुड़ी हुई है। याद कीजिए, फरवरी 2024 का वो वक्त जब भारत के प्रधानमंत्री ने खुद स्कूबा डाइव करके उन अंडरवाटर रूइंस तक का सफर किया था। समुद्र की गहराइयों में उन प्राचीन खंडरों पर मोरपंख अर्पित करना सिर्फ एक दर्शन नहीं था, ये एक पूरे देश का अपनी डूबी हुई ठोस सांस्कृतिक विरासत के साथ वापस जुड़ने का एक बेहद पावरफुल और सिंबॉलिक मोमेंट था। आज अगर हम वहां देखें तो हमें 2 द्वारका नजर आती हैं। एक ऊपर, जहां द्वारकाधीश मंदिर की 52 गज की ध्वजा हवा में शान से लहरा रही है, जहां आज भी लाखों भक्तों की भीड़ होती है, और दूसरी ठीक नीचे उन लहरों की खामोशी में, जहां उस प्राचीन नगरी के खंडर शांति से आराम कर रहे हैं। ऊपर आस्था का उत्सव है और नीचे ठोस इतिहास की गवाही। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? सच कहूं तो ये सफर हमें बताता है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस सदियों तक जगाए जाने का इंतजार करती हैं। विज्ञान और आस्था, जिसे हम अक्सर एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, असल में एक ही सच तक पहुंचने के 2 अलग-अलग रास्ते हैं। तो अगली बार जब किसी समुद्र की लहरों की आवाज सुनेंगे ना, तो याद रखना, हो सकता है उन लहरों के ठीक नीचे पूरा का पूरा इतिहास सांस ले रहा हो।
चलिए, आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। आप सबका इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।